अच्छा जी, एक सवाल है जो बुक में नहीं है, थोड़ी सी FAR 1 में अगेन रिवीजन करते हैं हम। रिवीजन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये मैंने आपको भी नोट्स फॉर्म में नहीं दिया, अपलोड कर दूंगा। लेक्चर 65। पढ़ें सवाल, स्क्रीन से पढ़ें। जी भाई, ओपनिंग बैलेंस कितना है? अच्छा चलो यार, बच्चे आ रहे हैं, कोई मसला नहीं। आपका होमवर्क के सवाल में भी एक दो एडजस्टमेंट मैंने डिस्कस करनी है, अगर टाइम इजाज़त देता है तो वो भी मैं करूँगा। फिलहाल बता दें हमारा अगला सवाल कौन सा बनता है? क्वेश्चन नंबर 15। उसकी मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखवा दें, फिर क्लास पूरी हो जाए तो मैं पहली बात करता हूँ आज की। क्वेश्चन 15 पेज 793। ओहो, मिटा देना, ये लो जी। कैश इन ट्रांजिट को कैश वाली लाइन में ही शो करें, अलग से शो करना बेहतर नहीं है। सोल्यूशन अलग से शो हुआ था, कैश वाली लाइन में शो करें। द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडियरी एज एट 31 दिसंबर 2016 आर एज फॉलोज। पीपी आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है, करंट एसेट्स आ रही है, शेयर कैपिटल आ रहा है, शेयर प्रीमियम आ रही है, रिटेन अर्निंग आ रही है, लॉन्ग टर्म लोन आ रहा है, करंट लायबिलिटीज आ रही है। मतलब लॉन्ग टर्म लोन सिर्फ इधर नजर आ रहा है, दूसरी तरफ नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये कोई कैंसिल करने वाला लोन नहीं है। पेरेंट ने अपना कोई जाती लोन लिया हुआ है, सब्सिडरी ने अपना कोई जाती लोन लिया हुआ है, पेरेंट ने सब्सिडरी को कोई लोन नहीं दिया हुआ। क्लियर? चलें जी। पी ग्रुप बोले आगे। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ एज ऑन 31 दिसंबर। बताएं जी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 3042 प्लस 11। अच्छा जी, आगे क्या आ रही है? इन्वेस्टमेंट। यार इन्वेस्टमेंट सभी नहीं लिखनी है आपने वर्किंग वन में, मेरे बाद लिखा करें चीजें, तो मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख दूं चीज, उसके बाद लिखा करें। एडजस्टमेंट अकाउंट। अच्छा, आज आपने एडजस्टमेंट अकाउंट के नीचे, ये सबके लिए ले आओ, मैंने कहा था। हाँ हाँ, आज आपने एडजस्टमेंट अकाउंट के नीचे लाइनें छोड़नी है तकरीबन 6 से 7, और वो होगी वर्किंग 1.1। तो मैं थोड़ा सा नीचे करके करूंगा, मैं अपनी तरतीब पे चल रहा हूं, इधर वर्किंग 2 में लिखने लगा हूं। तो वर्किंग 1.1 के लिए 7-8 लाइनें छोड़ दें। चलो ठीक है, बांटते रहो, साथ साथ बांट दो सबको। अच्छा जी, मुझे बता दें भाई कितनी है इन्वेस्टमेंट? 350 की इन्वेस्टमेंट आ रही है। आज इसे मैं एडजस्टमेंट अकाउंट में नहीं लिख रहा, इसको वर्किंग 1 में लिख रहा हूं, 1.1 में। तो ये कोई नई चीज आई आज मार्केट में, वर्किंग 1.1 इन्वेस्टमेंट एज पर क्वेश्चन बोलें तो 350। तो ये मैंने इधर नहीं डाली, और इसमें कोई सेटिंग वगैरह करनी है, इसमें कोई मसले मसाइल हैं, तो वर्किंग 1.1 जब पूरी हो जाएगी तो ये फिगर भी इंशाल्लाह ले आएंगे। ये वो नोट्स इसलिए बांटे थे, ऐसी हैंड रिटन पेजेस ना कुछ लोगों की किताब में मिसप्रिंट हुए में, इसलिए बांट रहे हैं, और कोई मकसद नहीं। करंट एसेट 2068 780। शेयर कैपिटल 980-500। भाई वो टाइम पे आ जाया करें, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। अब आपके घर तक तो नहीं आ सकते, अगर चले गए तो आप कहेंगे घर तक आ गए। शेयर कैपिटल कितना? 500। शेयर प्रीमियम, यार इसको ना इनर कॉलम में लिखना है 950 को। आज इस 950 को भी इनर कॉलम में लिखना है। जरा क्लास पूरी होने तो इंशाल्लाह मैं सारी बातें करूंगा। 730 और 15, 730 और 15, ये 980। ओके, टाइम पे आएगा, टाइम पे 3150 और 210। जी कितनी है?
3150। नेक्स्ट क्या आ रहा है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। जी मोहतरम 200। आगे जी बोले। करंट लाइबिलिटीज 400 प्लस 1173। वार्म अप हो रहे हो? अकामुलेटेड डेफिशिएंट डेबिट एसेट क्रेडिट। मुझे तो वार्म अप से यही याद आता है। चलो चलो ओके। अच्छा जी यार आप दोनों तो अच्छे बच्चे थे मेरी नज़र में। आप भी ले। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मरहबा मरहबा या शेख हबीबी सऊदी किंग। अच्छा जी अगली क्लास में एक बंदे को सऊदी किंग के कपड़े पहना के ना ले आया करने दो, ट्रांजैक्शन समझनी आसान हो जाए। ओके अच्छा जी अब मुझे ये बताएं। अच्छा लेट आने वाले हजरात सिर्फ ये देख लें कि हमने क्वेश्चन नंबर 15 शुरू किया है और हजरत जरा खड़े होकर पहले बात सुने। हमने क्वेश्चन नंबर 15 शुरू किया है। इसमें हमने वो जो इन्वेस्टमेंट वाली फिगर है ना उसको उठा के सिर्फ वर्किंग 1.1 में लिखा है और जो पेरेंट का शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम आ रहा है ना उसे अंदर वाले कॉलम में लिखा है। बस ये दो बातें की हैं, बाकी कोई नई चीज़ नहीं है। हैव अ कुर्सी, हैव अ कंप्लीट बेंच, यू कैन इवन ले डाउन एंड एंजॉय अ रिलैक्सिंग नैप। ये ऑफर सर मेरे लिए भी है, महदूद मुद्दत के लिए थी। अच्छा जी जो हजरात लेट तशरीफ़ लाए हैं और जो पहले से बैठे हुए हैं सारी मजमा मुतवज्जे हो जाए। आज के लेक्चर के 65 जिसके नोट्स मैंने आपको नहीं बांटे उसके अंदर एक सवाल आ रहा है FAR 1 का, तो अभी सिर्फ इसको देखें आप। मोहतरम छोड़ दो यार। तो मैं अपने सवाल की तरफ इंशाल्लाह वापस आऊँगा 20 मिनट बाद। 4-5 बातें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, वो आज आपने सुननी है। फ्रेश माइंड के साथ 15-20 मिनट नई बातें सुन लें, फिर उसके बाद जो है आज का सवाल शुरू करते हैं। अच्छा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आप बनाते थे FAR 1 की क्लास में। ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 1 जनवरी 15 को शेयर कैपिटल का 300 और रिटेन अर्निंग का 60। आपके जहन में क्या आता है कि शेयर कैपिटल का बैलेंस आ रहा है ओपनिंग, रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है। ऑब्वियसली आपके जहन में ये आता होगा कि शेयर कैपिटल वो पैसा था जो ओनर घरों से लाए थे, पता नहीं कब लाए थे, ये तो बिजनेस पता नहीं कब का शुरू हुआ है, और 60 पिछले सारे सालों का प्रॉफिट वगैरह। हो सकता है बीच में डिविडेंड भी बांटते रहे हो। तो मैं अपनी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कैसे शुरू करूंगा? 2 कॉलम डाल के, नंबर 1 शेयर कैपिटल एंड नंबर 2 रिटेन अर्निंग। ओके जी अब आप मुझे बता दें जी व्हाट आर माय ओपनिंग बैलेंसेस। मेरे ओपनिंग बैलेंसेस क्या हैं 1 जनवरी 15 को? शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस बोले तो 300, रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस 60। अच्छा साल कौन सा है मेरा? 2015। और रिक्वायरमेंट में डालना भूल गया। बहरहाल ये सोल्यूशन से देख लें। 31 दिसंबर 15 मेरा ईयर एंड है। मोहतरम डिविडेंड जो है ना, डिविडेंड अगर मैं 2015 के साल की बात करूं तो ये जनवरी है और ये दिसंबर है। तो जो डिविडेंड है ना ये 1 जनवरी है, ये 31 दिसंबर है। तो जो डिविडेंड है ना साल में एक से ज्यादा दफा भी अनाउंस हो सकता है। क्या मतलब? मिसाल के तौर पे पिछला साल मेरा कौन सा होगा? 2014। 2014 के प्रॉफिट्स यहां कहीं फरवरी मार्च में जाके फाइनल होंगे। 2014 के प्रॉफिट्स जब फाइनल हो जाएंगे ना, 2014 के प्रॉफिट से फाइनल हो जाएंगे तो मैं एक डिविडेंड अनाउंस करूंगा। इसे मैं कहूंगा फाइनल डिविडेंड 2014। इसे मैं कहूंगा फाइनल डिविडेंड 2014। अच्छा ये जो लिस्टेड कंपनीज होती है ना, लिस्टेड कंपनीज, ये और मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं कि 15 के साल में 14 का फाइनल डिविडेंड आता है। ये जो लिस्टेड कंपनीज होती है ना, लिस्टेड कंपनीज, ये ना 6 महीने के अकाउंट्स भी बनाती हैं और 6 महीने के अकाउंट्स बना के भी यूजर्स को भेजती हैं। तो फर्ज करें इन्होंने 30 जून तक के अकाउंट्स बनाए और वो यूजर्स को डिस्पैच किए। 30 जून के अकाउंट्स जून को तो नहीं फाइनल हो जाएंगे, वो भी कहीं जाके जुलाई, अगस्त या सितंबर में फाइनल हो रहे होंगे।
तो इन्होंने 30 जून के अकाउंट्स, उसका ऑडिट इतनी तफसील से नहीं होता, वो बस हल्के फुल्के आप देख के 6 महीने के अकाउंट्स बनाए और वो बना के यूजर्स को भेजे। यूजर्स की डिमांड आई, अच्छा खासा प्रॉफिट इस साल भी तो आ रहा है, और 6 महीने में अगर आपने इतना कमा लिया तो साल में कितना कमाएंगे। तो ऐसा करें, इस साल का डिविडेंड थोड़ा सा इसी साल दे दें, अगले साल भी दे दीजिएगा, वो अलग बात है। इस साल का डिविडेंड थोड़ा सा इस साल दे दें। तो जैसे वो खाना पक नहीं रहा होता, बीच में से जाके निकाल के खीर थोड़ी सी, अभी अम्मी कह रही होती है बेटा सफर बीच में से, तो पकने का वेट नहीं कर रहे हैं। चलो भाई बस मैं कर लूंगा, आप टेंशन, ऊपर से चीनी डाल लेता हूं, वैसे नहीं सबर हो रहा। तो इसी तरह शेयर होल्डर भी बेसब्रे होते हैं। वो क्या कहते हैं, साल खत्म होने का वेट ना करो, 6 महीने में अच्छे खासे प्रॉफिट आ गए हैं, वो बांट दो। अब कंपनी के डायरेक्टर्स कहते हैं, मोहतरम ये प्रॉफिट्स अभी इंटरिम है, ये हमने फाइनल नहीं किए, ये तो इनका तो ऑडिट भी नहीं करवाया, बस हल्का फुल्का ऑडिटर्स को नजर मरवाई थी, उन्होंने भी डिटेल में चीजें नहीं देखी, ये प्रॉफिट्स तो भी इंटरिम है। तो शेयर होल्डर्स कहते हैं कोई मसला नहीं यार, 6 महीने में जो भी आपने कमाया है ना, उसका थोड़ा बहुत हिस्सा हमें यहां कहीं बांट दो। तो इन प्रॉफिट्स, इस डिविडेंड को कहा जाता है इंटरिम डिविडेंड। लेकिन ये ना 15 के प्रॉफिट्स पे ही नजर रख के दिया जाता है। क्लियर? तो अब अगर मैं आपके सामने पूरी पिक्चर खोलना चाहूं, तो 14 के साल में जो कमाया 12 महीने में, उसका प्रॉफिट यहां बांटा, इसे कहेंगे 15 में 14 का फाइनल डिविडेंड बांटा। और इस 6 महीने में जो कमाया, इसको फाइनल प्रॉफिट नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी ये टेंटेटिव या प्रॉफिट है, आपका इंटरिम प्रॉफिट है। इस 6 महीने में जो कमाया, इसका प्रॉफिट साल खत्म होने से पहले ही बांट दो। इस प्रॉफिट को क्या कहेंगे, इंटरिम प्रॉफिट। क्लियर? तो ये सारी बात आप छोड़ें, ये बातें बूते पेपर में याद नहीं रहती। अगर पेपर में मैं 2015 का सवाल सॉल्व कर रहा हूं, तो बोलें कितने डिविडेंड आ सकते हैं, 2। पहले बांटेंगे हम 14 का फाइनल, और अगर पैसे अच्छे हुए हमारे पास तो हो सकता है हम 15 का इंटरिम भी बांट दें। ये बात नोट कर लें। अब आप 15 के साल में कितने डिविडेंड आ सकते हैं, 2। 14 का फाइनल और 15 का अपना, लेकिन 15 के अपने को क्या कहते हैं, इंटरिम। और डिविडेंड की परसेंटेज वही शेयर कैपिटल पे लगती है। अच्छा जी, अब आप बस पे चढ़ने लगे, कंडक्टर ने पूछा, ओए 2020 के अंदर कौन कौन सा डिविडेंड आ सकता है, बस यही तेरी टिकट है, 2020 के अंदर कौन कौन सा डिविडेंड आ सकता है। आपने फौरन बताना है फाइनल डिविडेंड 19 का और इंटरिम डिविडेंड 20 का। क्लियर? ओके जी, ये एक सवाल है, मैंने आपको बांटा नहीं है, हमारे आज के नोट्स में अपलोड हो जाएगा। सादा सा सवाल था, F1 के, इसलिए नहीं बांटा। ओपनिंग बैलेंस आ रहा है शेयर कैपिटल का मेरा 300 किसी बिजनेस का, और रिटेन अर्निंग कितनी आ रही है, 60। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2015 का कितना है, 52। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ना, ये तो ऐसे ही आप नीचे लिख दिया करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 52। इसको तो एंड पे बस लिख दिया करें। अच्छा जी, आप बता दें मेरा साल कौन सा है। अब मेंटली प्रिपेयर हो जाए, इसमें कौन कौन से डिविडेंड अनाउंस होने हैं। शुरू में 14 का फाइनल अनाउंस हो जाएगा, और कहीं एंड पे जाके 15 का। तो फाइनल डिविडेंड 14 का अनाउंस हुआ मार्च 15 में, 2015 के मार्च में, शुरू में ही 14 का फाइनल अनाउंस हो गया, और 15 के प्रॉफिट 15 के साल में अभी फाइनल नहीं हुए थे। 15 के प्रॉफिट 15 के साल में फाइनल नहीं हुए थे। तो 15 का इंटरिम कैश डिविडेंड 6% हमने अक्टूबर 15 में अनाउंस कर दिया, अक्टूबर 15 में। यानी 15 के 6 महीने के प्रॉफिट शायद अच्छे आए हो, 6 महीने वाली बात सवाल में कहीं नहीं लिखी होती, 6 महीने में शायद अच्छे प्रॉफिट आए हो, तो लोगों ने रिक्वेस्ट की हो, तो हमने अक्टूबर में इसी साल का डिविडेंड थोड़ा सा बांट दिया हो। क्लियर? आप बता दें जी, अगर मेरा साल 15 है, अगर मेरा साल 15 है,
तो क्या मैं ग्रीन सिग्नल दे सकता हूं कि इस सवाल में मैंने 14 का डिविडेंड डालना है फाइनल वाला? इसको ग्रीन सिग्नल दे सकता हूं? और स्टिल मेरा सवाल, अगर मेरा सवाल 15 का है तो क्या मैं ग्रीन सिग्नल दे दूं कि इसमें मैंने इंटरिम डिविडेंड इस साल वाला भी डालना है? तो दोनों डिविडेंड इसमें डाल दें आज। बताएं जी, फाइनल डिविडेंड कितने परसेंट पे है? 10%। 10% ऑफ व्हाट? ये फाइनल डिविडेंड है 2014 का, ऐसा ही है। तो शेयर कैपिटल पे लगता है 300 का 10% 30। अर्निंग कम हो जाएंगे ना इससे, क्योंकि अर्निंग बांट दी है हमने। और एक और डिविडेंड बताएं, इंटरिम एट द रेट ऑफ, ये किस साल का, किस साल के अंदर ही अंदर बांटा जा रहा है? हमारा साल तो 15 है ना, तो 15 का डिविडेंड 15 के अंदर अंदर ही बांटा जा रहा है। शेयर कैपिटल 18। क्लोजिंग के साथ क्या लिखूं? 31, 12, 15। 60 की सफा आपको नहीं बांटा, 64 डन। अब आप मुझे बता दें कि ये सबने देखना है ऊपर। 31, 12, 15 की इक्विटी की मूवमेंट में 1 जनवरी 15 से 31, 12, 15 का अरसा कवर करना है। इस अरसे में क्या क्या हो सकता है? इस अरसे में प्रॉफिट्स आया करेंगे साल के, इस अरसे में 14 के डिविडेंड्स फाइनल हुआ करेंगे, और इस अरसे में 15 के इंटरिम डिविडेंड्स भी अनाउंस हो सकते हैं। डन। चलिए जी, क्लास पूरी होने का वेट किया जा रहा था। अब जो है वो कंसोलिडेशन का हैंड रिटन पेज नंबर 10 निकाल लें। ये पेज आपको निकालना पड़ेगा आज। किताब पे है तो बहुत अलग बात है, किताब पे मिस प्रिंटिंग है तो फिर नोट्स देख लें। ऑनलाइन वालों को तो मादरत, उसी से देखना पड़ेगा जो मैंने नोट्स अपलोड किए हुए हैं। नोट्स सेंड पे पड़े हुए हैं, किसी के पास नहीं है तो। अच्छा जी, आज हमारे छोटे छोटे 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला कॉन्सेप्ट, जिस वक्त, इधर देखें, किताब में देख लो शायद सही होगा ऐसे नोट्स। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम प्लांट खरीदते हैं 10 रुपए का और ट्रांसपोर्टेशन होती है 2 रुपए की, तो बताएं हम एंट्री, भाई इधर देखना यार, हम प्लांट खरीदते हैं 10 रुपए का और ट्रांसपोर्टेशन होती है 2 रुपए की, तो मुझे बता दें हम 12 रुपए की क्या एंट्री करते हैं? प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट। क्या ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, कोई लीगल फीस वगैरह अपने नाम करवाने की, ये सारी एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं? ऐड करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन कंसोलिडेशन में ज़रा डिफरेंट स्टोरी है। कंसोलिडेशन में डिफरेंट स्टोरी है। अगर आपने सऊदी किंग से पीटीसीएल ने सब्सिडरी को बाय किया तो पेमेंट किसको करेगा? सऊदी किंग को। तो ये पीटीसीएल है नया ओनर, ये सऊदी किंग है पुराना ओनर, और खरीदा किसे जाने लगा है? सब्सिडरी को। ये ओल्ड ओनर है और ये न्यू ओनर है। अच्छा, न्यू ओनर ने ओल्ड ओनर से कहा कि मोहतरम ये लो 100 मिलियन, मैं तुमसे खरीदता हूं सब्सिडरी। इमरान खान ने कहा सबर, लीगल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करवाओ और जो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज हैं कंपनी लॉ की वो पूरी करो। आपने एक लॉयर को हायर किया, और जब आपने लॉयर को हायर किया तो आपने क्या किया? आपने लॉयर को 3 रुपए पे किए। लीज में इसका नाम आईडीसी था और आईए 16 में इसको कैपिटलाइज करते थे। ये स्टैंडर्ड एक बिल्कुल डिफरेंट मॉडल लेके आया है। ये स्टैंडर्ड कहता है अगर आप लॉयर को फीस पे करो तो इन्वेस्टमेंट की प्राइस में ऐड नहीं करनी, इसको आपने खर्चे में डाल देना, इसको आपने खर्चे में, वट एवर द रीजन में भी डिस्कस करेंगे, फायदा कोई नहीं होगा, इसको आपने खर्चे में डाल देना है। तो एज पर देखिए, हर स्टैंडर्ड के अपने रूल है ना। आईएस 16 में चीजें फेयर वैल्यू पे रखते हैं और आईएस 41 पे फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे रखते हैं। अब इनमें क्या चीजें हैं, अब हमें तो नहीं अभी फिलहाल इन चक्रों में जाने की जरूरत। तो बोलें जी, क्या ट्रीटमेंट मैंने आपको बताई? ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती हैं एक्यूजिशन रिलेटेड कॉस्ट्स, एक्यूजिशन रिलेटेड कॉस्ट्स। ट्रांजैक्शन रिटर्न पेज 10। ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती हैं एक्यूजिशन रिलेटेड कॉस्ट्स, यानी किसको हम खरीदने लगे हैं? सब्सिडरी को। इसकी एक्यूजिशन पे कोई ना कोई खर्चे आएंगे। तो ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड बाइंग सब्सिडरी शेयर्स। एग्जांपल गिवन, प्रोफेशनल फी, लीगल फीस। तो जो सऊदी किंग को आप पैसे देंगे उसकी एंट्री क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। उसकी तो हमें पता है एंट्री। मैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। और लीगल फीस और कंसल्टेंसी फीस पे करेंगे, उसकी क्या एंट्री करनी है? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा, आप बता दें वैसे
गलती से, जरा देखिएगा मैं मिटा क्या रहा हूं, देखिएगा मैं मिटा क्या रहा हूं, समझ आया? दोबारा करता हूं। गलती से हो सकता है हमारे पेपर में अकाउंटेंट ये कर दिया करे, इज इट पॉसिबल? क्या कर दे? एक्सपेंस बनाने की बजाय इन्वेस्टमेंट में डाल दे, और सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इन्वेस्टमेंट की फिगर आ रही हो उसके अंदर ये फिगर छुपी हुई हो। तो बता दें ये गलत ट्रीटमेंट है या सही ट्रीटमेंट है? जो मैंने आप शो की है वो गलत है। सही एंट्री क्या थी? सही एंट्री थी इसको 100 पे रिकॉर्ड करते और इसको 3 पे रिकॉर्ड करते। बहरहाल गलती होगी आज के सवाल में, इंशाल्लाह हम उसको सही कर लेंगे। ओके, पहला कॉन्सेप्ट नहीं, सब्सिडरी की फाइनेंशियल देखिए एक बार याद रखिएगा यार, ये जो पेमेंट की जाती है ना 100 रुपया, ये जो 100 और 3 रुपये है, इसका सब्सिडरी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, इसका सब्सिडरी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ये पैसे पीटीसीएल ने दिए हैं, पुराने ओनर्स को दिए हैं 100 रुपया, सऊदी किंग को देकर रवाना कर दिया और सब्सिडरी को बाय कर लिया, और 3 रुपये पीटीसीएल ने लॉयर को दिए हैं, इसमें सब्सिडरी कहीं बीच में आई नहीं। ओके, अगली जो डिस्कशन, सब्सिडरी है ये, और बड़ी आसान सी डिस्कशन है, लॉजिकल सी, जैसे आपने चीजें जनरल लाइफ में देखी होती हैं। ये सब्सिडरी है, ये पीटीसीएल है। पीटीसीएल कौन है? नया ओनर, पुराना ओनर? और सऊदी किंग ये इसके ओल्ड ओनर है और ये इसका न्यू ओनर है। अच्छा मुझे सोच के बताएं, अब पेज की तरफ नहीं देखना आप, मुझे सोच के बताएं सऊदी किंग के पास क्या होगा पीटीसीएल को देने के लिए? एक्सलेंट, शेयर्स ऑफ सब्सिडरी। सऊदी किंग एक ब्रीफकेस लाएगा, उस ब्रीफकेस में, इस ब्रीफकेस में क्या पड़े होंगे? शेयर्स। किसके शेयर्स पड़े होंगे? शेयर्स ऑफ सब्सिडरी। ये शेयर्स लेके बैठा होगा निगोशिएशन के टाइम पे कि अगर डील हो गई तो इधर ही निकाह करेंगे और छुट्टी हो जाएगी, ठीक है? अच्छा और पीटीसीएल के पास भी एक ब्रीफकेस होगा लाल रंग का, उसके पास नीले रंग का था, इसके पास लाल रंग का होगा। इसमें क्या पड़े होंगे? ढेर सारे कायदे आजम वाले नोट पड़े होंगे। अगर डील तय पा जाती है, अगर डील तय पा जाती है तो कैश हम किसको दे देंगे? सऊदी किंग को दे देंगे, और सऊदी किंग हमें शेयर्स वाला ब्रीफकेस दे देगा। क्लियर? तो आज तक हम क्या करते थे? पीटीसीएल सऊदी किंग को पैसे देके सब्सिडरी के शेयर्स बाय करता था, और पुराने जमानों में शेयर्स फिजिकल फॉर्म में होते थे, शेयर सर्टिफिकेट छपता था। आजकल के जमाने में एसईसीपी के रिकॉर्ड्स के अंदर अवेलेबल होता है, आप समझ लें जिस तरह बैंक अकाउंट होता है उस तरह का अकाउंट बन जाते हैं लोगों का कि आपके अकाउंट में इतने शेयर्स पड़े हैं, लेकिन पुराने जमाने में शेयर्स फिजिकल फॉर्म में होते थे, तो फिजिकल फॉर्म में शेयर्स होते थे। अच्छा, अब क्या ऐसा हो सकता है, क्या इज इट पॉसिबल कि कभी किसी मोड़ के ऊपर जो है वो ऐसा हो जाए कि पीटीसीएल इसको दे कैश और ये पीटीसीएल को क्या दे? शेयर्स। पीटीसीएल कहे यार मेरे पास कैश कम पड़ गया, इज इट पॉसिबल? पीटीसीएल कहे मेरे पास कैश कम पड़ गया, तो पीटीसीएल फिर इसको एक ऑफर करेगी, पीटीसीएल एक ऑफर करेगी, पीटीसीएल कहेगी मैं आपको थोड़े से पैसे दे देती हूं, थोड़ा सा कोई बदले में कोई चीज ले लो, कुछ जो आप पसंद करते हो, जो आप पसंद करते हो। हमारे डायरेक्टर्स की टाई पसंद है वो उतार लो, हमारे डायरेक्टर्स का ब्रीफकेस पसंद है वो ले लो, इन काइंड कुछ ले लो यार, ठीक है? कुछ भी आप पसंद करते हो, आप बताओ क्या पसंद करते हो। सऊदी किंग ने अखीर ही कर दी, उसने कहा पीटीसीएल मैं आपका ओनर बनना पसंद करता हूं, तुम मुझे अपने शेयर्स दे दो, तुम मुझे अपने शेयर्स दे दो। इसे कहते हैं शेयर एक्सचेंज। इधर से शेयर जा रहे होंगे आप और उधर से हम शेयर दे रहे होंगे, लेकिन बीच में प्लीज सब्सिडरी कहीं नहीं है यार, सब्सिडरी कहीं नहीं है, ठीक है? अब ये अरेंजमेंट बारों बार चल रहे हैं सब्सिडरी के ऊपर, यूफोन के दफ्तर में कुछ नहीं हो रहा, बस यूफोन को पता चलेगा। अब देखें भैंस है, अब देखें गाय है, अब गाय का एक पुराना ओनर है, एक नया ओनर है। अब गाय तो समझी थी मुझे चराने के लिए लेके गया, वो पता चला है ही उधर, अब आ गई तो एक जगह से दूसरी जगह। अब गाय को क्या पता चला? गाय के अंदर कुछ नहीं हो रहा, गाय का एक पुराना ओनर था, पैसे देके पुराने ओनर ने नए ओनर को पैसे दिए, सॉरी नए ओनर ने पुराने ओनर को पैसे दिए और गाय लेके चला गया। सब्सिडरी में कोई हलचल नहीं मची हुई, तो सब्सिडरी की बुक्स में जो अगर कोई एंट्री करनी होगी वो मैं कराऊंगा। ये सारी हलचल पीटीसीएल की बुक्स में मची हुई है। क्लियर? तो अब पीटीसीएल इसको क्या कहेगा यार? पीटीसीएल इसको कहेगा ऐसा कर, मैं तुम्हें कैश दे देती हूं और शेयर्स दे देती हूं, शेयर्स ऑफ पी। लेकिन ये शेयर्स पता है फिर कैसे इशू होते हैं? ये शेयर्स ना नए प्रिंट होते हैं प्रिंटिंग मशीन से। पीटीसीएल फिर दफ्तर जाएंगे, अपनी प्रिंटिंग मशीन से शेयर प्रिंट करेंगे, टक 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 आवाजें आ रही होंगी, शेयर प्रिंट हो रहे होंगे और शेयर प्रिंट होके हम सऊदी किंग को दे देंगे। लेकिन खुदा के लिए इसका मतलब ये ना समझिएगा
कि सर आज सब्सिडरी ने पीटीसीएल को बाय कर लिया है। क्या वो कोई रिवर्स कंसोलिडेशन आप आज हमें पढ़ाने लगे हैं? पहले कंसोलिडेशन होती थी, पीटीसीएल ने सब्सिडरी को बाय किया है, आज कंसोलिडेशन होने लगी है, सब्सिडरी ने पीटीसीएल को बाय कर लिया। खुदा के लिए ऐसा नहीं है। सब्सिडरी की अगर मैं बात करूं, सब्सिडरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सादा सी बात सुन लें, आखिरी बात, कौन खरीदना चाहता था? किसके शेयर? किसके शेयर? सब्सिडरी के। किसके शेयर? जिसके पास सब्सिडरी के शेयर थे उसके पास जाना पड़ेगा, उससे कहना पड़ेगा। अगर आपने को मुर्गी खरीदनी है, मुर्गी से तो नहीं कहते मुर्गी आजा, मुर्गी कहती है मेरे मालिक से पूछो। मुर्गी का भी लेवल हो गया आजकल। मुर्गी कहती है मेरे मालिक से पूछो। तो इसी तरह अगर मैंने सब्सिडरी को खरीदने तो मैं सब्सिडरी के दफ्तर नहीं जाऊंगा। खुदा के लिए ये कॉन्सेप्ट ज़हनों में बिठाएं। मैं सब्सिडरी के दफ्तर नहीं जाऊंगा। मैं किसके पास जाऊंगा? मुर्गी खरीदनी है, मुर्गी के पास नहीं जाऊंगा, मैं सब्सिडरी के मालिक के पास जाऊंगा। और मैं जाके सऊदी किंग को कहूंगा, सऊदी किंग मैं आपसे शेयर्स बाय करना चाहता हूं सब्सिडरी के। तो सऊदी किंग ने कहा यार पैसे तो बहुत ज्यादा है, आप नहीं दे सकोगे। तो आपने कहा फिर ऐसा कर लेते हैं, थोड़े से पैसे ले लो मेरे से, थोड़े से शेयर ले लो, ठीक है? तो आप बोलें थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लो। अच्छा, आने वाले दिनों में ये भी होगा, हम उसे बिल्डिंग दे देंगे, थोड़ी सी बिल्डिंग ले लो, नहीं है तो पैसे पूरे होंगे। लेकिन फिलहाल बोलें हम पीटीसीएल को मिल क्या रहा है? शेयर्स। हम पीटीसीएल को मिल क्या रहे हैं? शेयर्स। और बदले में हम क्या कह रहे हैं? सऊदी किंग थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से मेरे शेयर ले लो, थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से मेरे शेयर ले लो, और खुदा के लिए मुझे सब्सिडरी के शेयर्स बेच दो। अच्छा बताएं, पैसे देने की हम क्या एंट्री करते थे? अब पीटीसीएल क्या कर रही है? पीटीसीएल कैश भी दे रही है और शेयर्स भी दे रही है। अब आप बता दें कि क्या एंट्री हम करेंगे जिस वक्त हम खरीदेंगे उसे? इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स मेरी बढ़ गई, सब्सिडरी के शेयर्स मैंने बाय कर लिए, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस मेरी बढ़ गई और मैंने पैसे दे दिए। और इसके अलावा जब मैं अपने शेयर दूंगा तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, और बोले शेयर कैपिटल क्रेडिट। मैं तो प्रिंटिंग मशीन से शेयर प्रिंट करके इशू करूंगा ना, तो मैं क्या एंट्री करूंगा? शेयर कैपिटल क्रेडिट। आपको पता है कि जिस वक्त कंपनी शेयर लॉन्च करती है तो कंपनी क्या एंट्री करती है? इंट्रो के क्लास में पढ़ा था, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। आप बताएं क्या मुझे सऊदी किंग से पैसा आ रहा है या सब्सिडरी के शेयर्स? सब्सिडरी के शेयर्स। तो क्या मैं इसको शेयर एक्सचेंज कह सकता हूं कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं सब्सिडरी के शेयर्स में और अपना शेयर कैपिटल बदले में बढ़ाने लगा हूं? तो क्या होगा जरा सोच के बताएं। हम सब्सिडरी के शेयर्स बाय कर लेंगे और उसके बदले अपने शेयर्स इशू कर देंगे। और अगर हमने शेयर 10 रुपए के एतबार से इशू किए तो शेयर कैपिटल, और अगर शेयर 11 रुपए के एतबार से इशू किए तो शेयर की फेस वैल्यू 10 होती है आमतौर पे, तो फिर 1 रुपए शेयर प्रीमियम भी आ सकता है। एग्जिस्टिंग फिर किसी पीटीसीएल के भी कोई मालिक है, फिर उनके पास जाना पड़ेगा, पता नहीं वो दें ना दें। डायरेक्टर्स फिर अपने शेयर्स दे दें, या आमतौर पे तो नए शेयर ही बनाने पड़ते हैं, आमतौर पे नए शेयर इशू करने पड़ते हैं, और यही होता है। अच्छा जी आज की डिस्कशन नंबर 2, हैंड रिटन पेज नंबर 10, डिस्कशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन ऑफ एस। क्या मतलब परचेज कंसिडरेशन ऑफ एस? परचेज प्राइस ऑफ एस। एस की परचेज प्राइस आज तक हमने क्या समझा था, कैसे पे की जाती है? कैश से। लेकिन अगर पैसे ना हो तो बदले में कोई भी चीज आप दे दें, आपकी मर्जी है। अच्छा जी, सऊदी किंग क्या दे रहा होगा? शेयर्स। सऊदी किंग क्या दे रहा होगा? मेरे ख्याल से ये पी और एस की इधर कोई तुक नहीं बन रही, आप बस समझ लें कि सब्सिडरी के ऊपर डिस्कशन हो रही है कि मैंने सब्सिडरी को बाय करना है। क्लियर? तो बता दें जी, सऊदी किंग क्या देगा? शेयर्स ऑफ एस। पीटीसीएल बदले में क्या कहेगी? थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से मेरे शेयर ले लो, और पीटीसीएल अपनी सेपरेट आलू ले लो, क्या मतलब? और पीटीसीएल अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या एंट्री करेगी? इन्वेस्टमेंट डेबिट। ये तो हमने पढ़ी हुई थी, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंट्री। और दूसरी एंट्री इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। चलें जी, आज की आखिरी बात, पॉइंट नंबर 3। अच्छा मुझे ये बताएं, जिस वक्त हम सब्सिडरी को बाय करने जाते हैं तो उसके नॉन करंट एसेट्स में लैंड पड़ी होती है, बिल्डिंग पड़ी होती है, क्या हम इसको रिवैल्यू करते थे? और रिवैल्यूएशन सरप्लस एसेट डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। अच्छा फर्ज करें आप सब्सिडरी को बाय करने गए तो उसकी बुक्स में इन्वेंट्री पड़ी हुई थी और उसकी बुक्स में डेटर पड़े हुए थे, 5 की इन्वेंट्री, 4 के डेटर। क्या हमें इस पे एतराज हो सकता है कि ये सही प्राइस पे नहीं पड़े हुए? जी बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है किसी इन्वेंट्री पे एनआरवी लॉस ना रिकॉर्ड किया गया हो सकता है डेटर्स पे सही तरह प्रोविजन कैलकुलेट ना की गई हो
तो मोहतरम याद रखिएगा, सब्सिडरी को जिस दिन हम बाय करते हैं, आप तो समझे थे कि हम रीवैल्यूएशन सिर्फ करते हैं सब्सिडरी की लैंड बिल्डिंग इंटेंजिबल्स की। आज मैं आपको बता रहा हूं सब्सिडरी की एक एक चीज की रीवैल्यूएशन करते हैं, और इस इन्वेंट्री के ऊपर नुकसान आ जाए इसको भी आप एनआरवी लॉस नहीं कहेंगे, इसको फेयर वैल्यू लॉस कह देंगे। अगर डेटर के ऊपर लॉस आ जाए इसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं कहेंगे, इसको भी फेयर वैल्यू लॉस कह देंगे। तो सब्सिडरी की एक एक चीज पकड़ के उसके ऊपर जो है वो डिस्कशन की जाती है, क्या नॉन करंट एसेट्स, क्या करंट एसेट्स। चलें जी, जिस वक्त हम सब्सिडरी को क्या करते हैं, बाय, तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। काफी दिनों से कर रहे हैं सब्सिडरी के लैंड में, बिल्डिंग में। सब्सिडरी के एसेट्स की रिवैल्यूएशन हमने पढ़ ली है, पीपी, इंटेंजिबल्स। आज मैं बता रहा हूं स्टॉक और डेटर की भी एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। तो एंट्री आप मुझे ना बताएं यार, स्टॉक है, डेटर है, इंटेंजिबल्स हैं, जो भी चीजें हैं, अगर हमें महसूस हो रहा है कि महंगी होगी भी है तो क्या कर दें, एसेट डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट, क्योंकि एक्विजिशन डेट के ऊपर जितनी चीजें हैं वो वर्किंग वन में जाती हैं। और अगर किसी चीज पे लॉस, इन पे मुझे पता है पीपी इंटेंजिबल पे आगे डेप्रिसिएशन की एंट्री भी होती है, वो मैं अभी डिस्कस नहीं करा। किसी भी चीज पे सरप्लस आ जाए तो पहली एंट्री एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, और किसी भी चीज पे लॉस आ जाए लॉस डेबिट एसेट क्रेडिट। अच्छा, एक मजे की बात, लाइबिलिटीज के ऊपर भी ये एक्सरसाइज करनी होती है। कुछ लाइबिलिटीज होती हैं जो हमें फील हो रहा होता है ज्यादा करके देनी पड़ेंगी, और कुछ लाइबिलिटीज होती हैं हमें फील हो रहा होता है सब्सिडरी को कम करके देनी पड़ेंगी। तो अगर सब्सिडरी की अपनी सेपरेट बैलेंस शीट के अंदर कोई लाइबिलिटीज आ रही हैं जिन पे हमें एतराज है, मिसाल के तौर पे हमने सब्सिडरी की लैंड पे एतराज किया था कि लैंड 5 मिलियन की नहीं है, 4 मिलियन की है, सस्ती हो गई है। इसी तरह सब्सिडरी के क्रेडिटर पे भी एतराज कर सकते हैं। सब्सिडरी ने कोई कोर्ट केसेस पेएबल के पैसे रिकॉर्ड किए हुए, उस पर भी एतराज कर सकते हैं हम। अब जरा इधर देखे बगैर बता दें, लाइबिलिटीज बढ़ाने की एंट्री क्या होगी। अगर हमें महसूस हुआ लाइबिलिटीज बढ़ रही है, नजर तो नहीं आ रही, लाइबिलिटीज बढ़ाने की एंट्री, खर्चा इन वर्किंग वन डेबिट, वर्किंग वन में सब कुछ लेके जाना है, एक्विजिशन डेट का सब कुछ, खर्चा इन वर्किंग वन डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट। और अगर हमें फील हो रहा है लाइबिलिटी कम करके पे करनी है, तो लाइबिलिटी कम होने की एंट्री क्या बताते हैं टीचर, लाइबिलिटी डेबिट खुशी क्रेडिट। तो अगर लाइबिलिटी बढ़ानी है तो लाइबिलिटी क्रेडिट करनी है, तो खर्चा इन वर्किंग वन डेबिट। और अगर लाइबिलिटी कम करनी है तो लाइबिलिटी कम करना तो खुशी की बात है, लाइबिलिटीज कम हो गई, कितना कंधों पे से बोझ उतर जाता ना। तो लाइबिलिटी डेबिट इनकम इन वर्किंग वन क्रेडिट। तो ये डिफरेंट फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स हैं। चलिए आज का सवाल शुरू करते हैं जी। जो हजरात लेट आए थे वो हजरात सुन लें जरा। मैंने दो चीजें ना, एक 350, इसको मैंने वर्किंग वन की बजाय 1.1 में लिखा है आज। रीजन शायद आपको अभी पता हो कि इन्वेस्टमेंट्स में कोई मसला आने, शेयर श्योर इशू होने हैं, तो ये फिगर बदलेगी। और इसके अलावा मैंने शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम पेरेंट का अंदर वाले कॉलम में लिखा है, क्योंकि हो सकता है पेरेंट के पास पैसे ना हो तो इसे बदले में अपने शेयर ना इशू करने पड़ जाएं। तो ये दो चीजें मैंने सिर्फ इनर कॉलम में लिखी हैं, बाकी सारा काम वही वाला है। चलें जी। पी एक्वायर्ड 60% ऑफ दी शेयर्स ऑफ सब्सिडरी ऑन यकम जनवरी 16, हमारा साल शुरू होने के पहले दिन। देखते रहे बस। पी एक्वायर्ड 60% शेयर्स ऑन यकम जनवरी 16 अगेंस्ट द फॉलोइंग कंसिडरेशन गिवन टू, मैं पेड तो नहीं लिखूंगा क्योंकि पैसे भी दे रहे हैं हम, शेयर्स भी देंगे। कंसिडरेशन गिवन टू सऊदी किंग, कंसिडर एस, यार अभी बीएससी बोल रहा है भाई, भाईजान कभी गाय खरीदने जाके जिंदगी में, गाय को पैसे ना दे दीजिएगा। गाय खरीदने, गाय मुंह खोल, गाय ने मुंह खोला, पैसे डाले 60,000, चल तुझे मैंने खरीद लिया, आ जा, वो मर जानी है कायद आजम के नोट खा के। तो मोहतरम कभी भी हम सब्सिडरी, खुदा के लिए इस बात को समझ लें, कंसोलिडेशन खत्म हो जानी है, फिर भी ये समझ नहीं आनी। अगर आप सब्सिडरी को बाय करते हैं तो सब्सिडरी को पैसे देते हैं, या सब्सिडरी को बाय करते हैं, एसी खरीदने जाए तो एसी के मुंह में पैसे डाल देते हैं, ओनर के मुंह में नहीं डालते, उसकी जेब में डालते हैं। बात मत बढ़ाओ। पी एक्वायर्ड 60% ऑफ शेयर्स ऑफ एस। अगली क्लास ना हमारी हल्की फुल्की होनी है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल होने हैं, बस हल्की फुल्की, वो भी बेसिक लेवल के, बिना एडजस्टमेंट्स के, वो हल्की फुल्की। पी एक्वायर्ड 60% ऑफ शेयर्स ऑफ एस ऑन यकम जनवरी 16 अगेंस्ट द फॉलोइंग कंसिडरेशन गिवन टू सऊदी किंग। अच्छा जी, कैश पेमेंट ऑफ 350 मिलियन, कैश पेमेंट ऑफ, ये देख लें ऊपर भी आ रही है, कैश पेमेंट ऑफ 350 मिलियन इंक्लूड कंसल्टेंसी चार्जेस ऑफ 40 एंड 10। ये तो सऊदी किंग को नहीं दिए, ये जो कंसल्टेंसी चार्जेस हैं 40 के और 10 के, ये एक्विजिशन कॉस्ट्स हैं, एक्विजिशन के लिए ऊपर का खर्चा जिसे आप कह सकते हैं। तो मुझे बता दें 350 में से शायद 300 किसको दिए हैं,
यार अब 300 ना पूछिएगा कहां से आया, 40 से 10 50 हो गया ना। तो 350 में से 300 शायद किसको दिए हैं, सऊदी किंग को दिए हैं, और बाकी 40 से 10 कंसल्टेंसी चार्जेस सऊदी किंग से तो नहीं मांगी होगी, कंसल्टेंसी तो लॉयर से करवाई होगी या किसी कंसल्टेंट से, और लीगल एक्सपेंसेस लॉयर को पे किए होंगे। तो मुझे बता दें, जिस तरह प्लांट खरीदने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह होती थी, अगर लिखा होता था प्लांट कॉस्ट में ट्रांसपोर्टेशन पड़ी है तो हम कहते थे पड़ा रहने दो, लेकिन इस टॉपिक में ऐसा नहीं करना आपने। मुझे बता दें ये जो 40 और 10 मिलियन है, ये इन्वेस्टमेंट में पड़ा होना चाहिए या मैंने बताया खर्चों में पड़ा होना चाहिए? अच्छा, अब ऐसा करें, मुझे ओरिजिनल, रॉन्ग और रेक्टिफाइंग एंट्री करवा दें। मुझे बता दें पहले सवाल में क्या एंट्री हुई हुई है, रॉन्ग। हाँ जी, एक्सेलेंट, शुक्र है। बैलेंस शीट के फेस से सर हमें नजर आ रहा है पूरा 350 इसने किस में डाल दिया है, इन्वेस्टमेंट में। पूरा 350 किस में डाल दिया है, इन्वेस्टमेंट में। तो व्हाट इज बोलें, ओरिजिनल एंट्री, रॉन्ग एंट्री, इन्वेस्टमेंट, डेबिट, कैश क्रेडिट, कितने से, 350 से। इसके अंदर 300 में मसला है या इसमें पड़ी हुई टॉपिंग 50 में मसला है, 50 में मसला है। ओरिजिनल एंट्री बताएं क्या होनी चाहिए थी, इन्वेस्टमेंट डेबिट, खर्चा डेबिट, कैश क्रेडिट, कितने से, 350 से। आप बता दें रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बने। रेक्टिफाइंग एंट्री भी कुछ बच्चों को नहीं करनी आती है, फेयर 2 में पहुंचे होते हैं, पहुंची हुई सरकारों को नहीं, कोई नहीं समझ लें। इन्वेस्टमेंट कितने से डेबिट होनी थी, कितने से हो गई, 350 से। तो इन्वेस्टमेंट्स को क्या कर दें, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दें। खर्चा कितने से बुक होना चाहिए था, खर्चा बुक हुआ, इसको क्या कर दें, बुक कर दें, एक्सपेंस डेबिट। नोट कर लें, फिर मैं अगली बात करता हूं, आप सही बोल रहे हो। ये कहीं रफ वर्किंग में नोट कर लें अपने किताब के ऊपर ही बेशक कहीं छोटा सा नोट कर लें, जैसे भी है। लास्ट में ग्लासेस वाले भाई खड़े हो जाएं। जी बिल्कुल, आप ही खड़े हो जाएं और आपने 2 सवालों के मेरे जवाब देने हैं। बांग्लादेश का कैपिटल, अच्छा ये बच्चे आपने सारे इतने ज्यादा कराए हैं अपने साथ, हेल्प के लिए लाए हुए हो। अच्छा, मैं इनसे 2 सवाल पूछने लगा हूं। पहला सवाल, ये कैसे पता चला सवाल पढ़ के कि 50 रुपया खर्चा है, ये कैसे पता चला सवाल पढ़ के कि 50 रुपया खर्चा है, बोले। एक्सेलेंट। ये भाई कह रहे हैं कि ये लाइन लिखी हुई है जिससे पता चला ये 50 खर्चा है। पहली बात मैंने कर दी। दूसरी बात, ये कैसे पता चला कि अकाउंटेंट इस खर्चे को डाल चुका है गलती से इन्वेस्टमेंट में, इस खर्चे को गलती से डाल चुका है इन्वेस्टमेंट में। कहता है ये जो 350 की इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं ना, ये कैश में पे की हैं, ये कैश, थोड़े से पैसे ले लो। ये थोड़े से जो पैसे हैं सऊदी किंग को दिए हैं हमने 300, और 50 रुपए किसको दिए हैं, लॉयर को दिए हैं। तो बैलेंस शीट का मुंह देख के पता चला, कुछ चीजें मुंह से पता चल जाती हैं, चेहरों से, जिसे आप कहते हैं शायरी की जुबान में, कुछ चीजें चेहरों से पता चल जाती हैं। तो चेहरे से क्या पता चला कि 350 है, और नीचे बता रहा है कि 350 इंक्लूड खर्चे। तो अब क्या करें, इंट्रो वाले बच्चे तो कभी कभी इस काबिल हो जाते थे कि वो फौरन कहते थे इन्वेस्टमेंट को कम करके खर्चा डेबिट कर दो, बजाय कि ओरिजिनल रॉन्ग करें। उनको तो इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाती थी, आप बार बार रेक्टिफाइंग एंट्रीज करके। तो आप बता दें जी, खर्चा डेबिट करना इन्वेस्टमेंट, खर्चा कहां बुक करूं, खर्चा कहां बुक करूं। मोहतरम, किसने खरीदा है सब्सिडरी को, पेरेंट ने। किसने लॉयर को पैसे दिए, पेरेंट ने। तो ये खर्चा कौन बुक करे, पेरेंट बुक करे ये खर्चा, क्योंकि उसने खरीदा ना। किसको खरीदा जा रहा है ये बात नहीं हो रही। ये लॉयर को सब्सिडरी ने तो पे नहीं किए, नहीं, किसने पे किए हैं, पेरेंट ने। सीआरई डेबिट इन्वेस्टमेंट, ये रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट कर दें। देखिएगा सारे ऊपर, सारे ऊपर देखिएगा, खर्चा डेबिट। सर आपको क्या पता है खर्चा डेबिट, भाई खर्चा अर्निंग को कम करता है, खर्चा अर्निंग को कम करता है। और अभी आपने एंट्री बोली है सीआरई डेबिट, खर्चा डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, बस ये एंट्री होगी, खर्चा डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। और इन्वेस्टमेंट गिर के कितने पे रह गई, 300 पे। वर्किंग 1.1 में कौन सी लेके जाएं, फिलहाल अगर आगे सवाल में ना पढ़ूं, वर्किंग 1.1 में कितनी लेके जाएं, 300, क्योंकि हमने 300 में से खरीदा है। 50 तो ऊपर का खर्चा था जो हमने खर्चों में डाल दिया। इस 50 की एंट्री क्या किया हमने,
सीआरई डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। अब जरा देखें देखें देखें, पोस्ट कैसे करूंगा मैं? इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, शुक्र है क्रेडिट साइड पोस्ट हो गई, और सीआरई डेबिट। ठीक है जी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स मैं बुक कर रहा हूं, बुक, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बुक कर रहा हूं, खर्चा रिकॉर्ड कर रहा हूं। पेरेंट बेचारे को खर्चा पड़ गया सब्सिडरी खरीदने पे, मिल जाने चाहिए मार्क्स। ये 50 क्या है बोलें? ट्रांजैक्शन कॉस्ट या एक्सपेंस, इसको यहां से निकाल दें। डन। आप बता दें सऊदी किंग को कितने पैसे दिए हैं? 300। लेकिन ये 300 लेके भी सऊदी किंग का नशा नहीं उतरा, सॉरी ये 300 लेके भी उसको नहीं उसको उसकी भूख नहीं मिटी, मुनासिब लफ्ज़। ये 300 लेके भी उसकी भूख नहीं मिटी। उसने कहा बहुत सस्ती मैं बेच रहा हूं सब्सिडरी, मुझे थोड़ा सा कुछ और भी अमाउंट आप पे करो। पीटीसीएल ने कहा भाईजान पैसे मुक गए, पैसे पूसे कोई नहीं, अब मैं आ दे जो है वो तूने मेरी टाई उतारनी है, मेरे जूते उतारने हैं। उन्होंने कहा नहीं यार कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर कि तेरी इज्जत भी रह जाए, तेरे जूते उतरे और नंगे पांव जा रहा हूँ, क्या हुआ जी सब्सिडरी खरीद के आ गए हैं। तो कहते हैं नहीं कोई और अरेंजमेंट कर। कहते हैं ऐसा कर कि मुझे एक शेयर दे दे सिर्फ अपना। सऊदी किंग ने कहा पीटीसीएल से, और भाई इधर देख, सऊदी किंग ने पीटीसीएल से कहा एक शेयर का सवाल है, एक शेयर का सवाल है, मुझे अपना एक शेयर दे दे, बदले में देखी मैं तुझे सब्सिडरी के 10 शेयर दूंगा, एक्सचेंज कर ले। मैं तुझे नहीं, मैं तुझे 10 शेयर देता हूं सब्सिडरी के, तू मुझे बदले में एक शेयर दे दे, फिर मैं 10 देता हूं, तू मुझे बदले में एक शेयर दे दे, फिर मैं 10 शेयर देता हूं, तू मुझे बदले में एक शेयर दे दे, फिर मैं 10 शेयर, शाम तक नहीं 2-3 दिन लगेंगे, फिर मैं तुझे 10 शेयर दूंगा सब्सिडरी के, बदले में मुझे एक शेयर अपना दे दें। क्लियर? अब मोहतरम पहले देखना पड़ेगा सब्सिडरी के शेयर्स कितने हैं सऊदी किंग के ब्रीफ केस में, क्योंकि सऊदी किंग ने ब्रीफ केस खाली करने और ब्रीफ केस खाली कर करके उसको 10-10 की लॉट पकड़ाता रहेगा, 10 शेयर लेगा। बड़ा कंजूस टाइप बंदा है, बैठेगा और बैठ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये ले पकड़ ले, एक चल जेब में, फिर 1 2 3 4 5 10 शेयर फेंकता रहेगा उधर, इधर से एक शेयर आता रहेगा, शेयर एक्सचेंज। इधर से क्या जाएंगे देखें 3, इधर से 10, उधर से 1, इधर से हद हो गई। ओके, लेकिन अब टोटल अरेंजमेंट आप बता दें क्या होगा। सब्सिडरी के टोटल शेयर्स में कितने बाय करने लगा हूं? 60%। अच्छा जी, नंबर ऑफ शेयर से खेलना पड़ेगा थोड़ा सा। सब्सिडरी का सरमाया कितना है? 500। शेयर की फेस वैल्यू वैसे बता दें सब्सिडरी के टोटल शेयर्स कितने हैं? 50 मिलियन शेयर्स हैं। गुड, एक्सेलेंट, 50 मिलियन शेयर्स। ये तो मैंने आपको कहा शुरू में, जरा सवाल के लिख लिया करें। अगर 500 मिलियन सरमाया है तो 50 मिलियन सब्सिडरी के। क्या 50 मिलियन के 50 मिलियन से हम सऊदी किंग से लेने लगे हैं शेयर, या 50 मिलियन के 60% शेयर्स? 60% शेयर्स। ओके, अब ऐसे ही आपके समझने के लिए मैं एक वर्किंग कर रहा हूं। ये सारी चीजें आपने बचपन में सीखी हुई हैं। एक वर्किंग कर रहा हूं, एक फिक्रा लिखने लगा हूं, इस पर एतराज न कीजिएगा। P is receiving या buying, P is receiving, बड़े एहतियात से फिक्रे बोले और लिखे जाते हैं ताकि कॉन्सेप्ट ज़हन में बैठे, इसलिए लेफ्ट से एक सुना करें। P is receiving या buying, कितना बना? P is buying, बोलें 300 है ना? हाँ 500 यार, नहीं 500 नहीं, 50 मिलियन है, 50 मिलियन है। 500 तो उसका शेयर कैपिटल है, तो कितने? P is buying 30 million shares of S. P is buying 30 million shares of S. P 30 million shares S के बाय कर रहे हैं। अब होगा क्या? अब वो भाई ने जो कहा था ना पूरी रात तो यही लगे रहेंगे, ये सुबह तक भी यही लगे रहेंगे, तो उसका जवाब सुन लें। अब ये जो 30 मिलियन शेयर्स मैं बाय करने लगा ना सऊदी किंग से, तो सऊदी किंग अब इस 30 मिलियन का क्या करेगा? इस 30 मिलियन में से पहले मुझे अपने 10 शेयर देगा और कहेगा एक मुझे दे दो, फिर 10 शेयर देगा और कहेगा एक मुझे दे दो। आपको क्या फीलिंग आ रही है? सब्सिडरी के शेयर बहुत ज्यादा जा रहे होंगे, लेकिन सऊदी किंग के पास सिर्फ बदले में एक शेयर आ रहा होगा। तो बताएं जरा पीटीसीएल को कितने शेयर देने पड़ेंगे? पीटीसीएल को कितने शेयर देने पड़ेंगे? 3 मिलियन। क्लियर? कैसे 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 ये जरा देखिएगा। अगर मैं
10 शेयर बाय कर रहा हूं तो बदले में दे कितने रहा हूं? 1। तो ये बचपन में सिखाया जाता था, अगर 1 है तो 1/10, लेकिन मैं 10 शेयर तो नहीं बाय कर रहा, मैं तो 30 मिलियन शेयर बाय कर रहा हूं, तो फिर 1/10 इंटू 30 मिलियन, ये बच्चों वाली कैलकुलेशन कितनों को याद है? 10 शेयर मैं क्या करने लगा हूं? खरीदने लगा हूं, बदले में क्या दूंगा? 1 शेयर। तो अगर 1 खरीदता तो 1/10, लेकिन अभी मैं खरीदने कितने लगा हूं? 30 मिलियन। तो जिन लोगों को ये बात कंफर्टेबल है वो इस बात को नोट कर लें, लेकिन मैं दूसरे तरीके से भी नोट करने लगा हूं। ओके, कैश भी दिया, कैश अलग है, कैश इसके अलावा। ओके जी, P इज रिसीविंग, बोले 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 बोले, बाइंग, एक ही बात है, दोबारा से नीट नीट करके लिखते हैं ना। P इज रिसीविंग या बाइंग, बोले बोले बोले, P इज बाइंग 30 मिलियन शेयर्स ऑफ S। बोले जी P की जेब में कितने शेयर आ जाएंगे सब्सिडरी के? 30। P will issue its shares, its own shares. P will issue its own shares to Saudi king. कितने कितने वो जरा देखते हैं। 30 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1। 30 को डिवाइड करेंगे 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। क्लियर? इसमें ना कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें समझ नहीं आ रहा, तो मैं उन्हें कहता हूं रटा मार लो, इधर सब्सिडरी के जो शेयर आ रहे होंगे वो लिख देना, इधर जो पेरेंट के शेयर जो है वो जा रहे होंगे बदले में वो लिख देना। अगर ऐसा होता है 10 के बदले 2 तो डिवाइड बाय 10 कर देते, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देते। अगर ऐसा होता है सब्सिडरी, तुम मुझे सब्सिडरी के सऊदी किंग को कहते हैं तुम मुझे सब्सिडरी के 5 शेयर दो, बदले में मैं तुम्हें अपने 2 शेयर देता हूं, तो डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इसलिए रट्टा मारने के लिए ये बात जरूर लिख लें अगर आपने लिखनी है। क्या नीचे किसके शेयर आया करेंगे? सब्सिडरी को नीचे रोन दे, याद रखने के लिए बोल रहा हूं, और पेरेंट को ऊपर रखेंगे। रटा लग गया, लेकिन लॉजिकली वैसे बात कर लिया। बता दें जी P अपने कितने शेयर इशू करेगी? 3 मिलियन। किसको? किसको? सऊदी किंग को। और PTCL क्या कहेगी? थोड़े से पैसे ले लो, 3 मिलियन शेयर ले लो और मुझे 30 मिलियन शेयर सब्सिडरी के दे दो। ओके, अच्छा अब मुझे ये बताएं कि सऊदी किंग के पास क्या आ गया है? 10-10 की लॉट देता रहा था, एक एक आता रहा था, तो 30 मिलियन शेयर दिए तो 3 मिलियन पेरेंट के शेयर आ गए। अब सऊदी किंग किस में इंटरेस्टेड होगा? इन शेयर्स की फेयर वैल्यू में बाजार में जाके इंटरेस्टेड होगा या इनकी फेस वैल्यू में इंटरेस्टेड होगा? वैसे बता दें कोई भी चीज अगर आपको ऐसे मिले, इस किसी भी अरेंजमेंट में मिले, तो आप उसके फेस पे जो कीमत लिखी हो उसमें इंटरेस्टेड होते हैं या उसकी फेयर वैल्यू में इंटरेस्टेड होते हैं? फेयर वैल्यू में इंटरेस्टेड होते हैं। अब सवालों में एक और चीज दी हुआ करेगी, PTCL के शेयर्स की फेयर वैल्यू। अब सवालों में एक और चीज गिवन हुआ करेगी, बोलें क्या? PTCL के शेयर्स की फेयर वैल्यू। आप बता दें जी PTCL के शेयर्स की फेयर वैल्यू क्या गिवन है सवाल में? एक बात सुन लें, शेयर इशू हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, ये एंट्री करना अकाउंटेंट भूल गया। इस तरह एरो डाल के लिख लेना, ये वाली एंट्री करना अकाउंटेंट भूल गया। ऊपर वाली तो 350 वाली की हुई है। सर आपको कैसे पता चला? ऊपर बैलेंस शीट में नजर आ रही है। ये वाली एंट्री अकाउंटेंट करना भूल गया, तो ये एंट्री अभी हम कर देते हैं, कोई मसला नहीं। अब मसला है शेयर तो निकल आया, नंबर ऑफ शेयर्स, प्राइस देखनी है। द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑफ P इज 25। कोई बच्चा आ जाए क्लास में, आप क्या कहते हैं? नए आए हो? नहीं प्लीज फिक्रा पुराना क्या करें। आप उसे क्या कहते हैं? जब से हमने कंसोलिडेशन शुरू किया आज पहली दफा PTCL के शेयर्स की फेयर वैल्यू गिवन है। सब्सिडरी के शेयर की फेयर वैल्यू दी होती थी, वो असल में NCI के फेयर वैल्यू निकालने के लिए होती थी। उसका मकसद तो सब्सिडरी के शेयर की फेयर वैल्यू गिवन होती थी। ये पुराना ही है, ये 12 भी देख रहे हैं 25 को, ये कहां से आ गया आज? तो आमतौर पर क्या गिवन होती थी? सब्सिडरी के एक शेयर की मार्केट की प्राइस। लेकिन अभी क्या गिवन है? पेरेंट को क्या, सऊदी किंग को क्या मिला है? पैसे मिले हैं और पेरेंट के शेयर्स मिले हैं, इसलिए उसके पास जो चीज आई है तो वो किस में इंटरेस्टेड होगा? शेयर्स की फेयर वैल्यू के। आप बता दें हमने एंट्री जो करनी है 25 रुपए की, वो मैंने आपको क्या बताया था? 25 रुपए की क्या एंट्री करनी है? इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। हम क्या कर रहे हैं? थोड़े से पैसे दे चुके हैं ऊपर वाली लाइन में, उसकी एंट्री छोड़ने पड़े। अब हम थोड़े से क्या देने लगे हैं? शेयर देने लगे हैं। लेकिन शेयर्स के फेस पे तो 10 रुपए लिखा होगा ना, दोनों के शेयर 10 रुपए के हैं, इसलिए करेंगे क्या? इन्वेस्टमेंट डेबिट 25 रुपए से
शेयर कैपिटल 10 रुपए से, शेयर प्रीमियम 15 से, लेकिन इन फिगर्स को 3 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो पर शेयर वैल्यू है, इसको 3 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिलियन शेयर्स की बाजार में कीमत आ जाएगी, जो हमने किसको ऑफर कर दी है आज? सऊदी किंग को ऑफर कर दिया। ओके, वो 3 मिलियन वाली वर्किंग नोट कर लिया आपने? ये कहीं नोट कर लें 3 मिलियन वाली वर्किंग। ऊपर किसके शेयर रखना करनी है? रट्टा लगवा रहा हूं अब। ऊपर किसके शेयर रखना करने हैं? पेरेंट के। और नीचे जिन लोगों को ये वाली बातें याद नहीं है बचपन की, इसको कहते हैं शेयर एक्सचेंज। सब्सिडरी अपने शेयर जो है सऊदी किंग सब्सिडरी के शेयर दे दें और हम सऊदी किंग से पेरेंट के शेयर उसे इशू करें, अपने शेयर इशू करें। अच्छा जी, ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई, ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई तो इसकी एंट्री बताएं क्या करनी है? इन्वेस्टमेंट डेबिट, यानी जो भी फिगर आएगी यहां मैं प्लस करूंगा। अभी ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल गया था अकाउंटेंट, ये ट्रांजैक्शन इसलिए रिकॉर्ड करना भूल गया था कि इसमें पैसे इन्वॉल्व नहीं थे। इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। अच्छा जी, अच्छा वैसे ही पूछ रहा हूं, कभी भी कोई कंपनी सरमाया इकट्ठा करे तो क्या एंट्री करती है? शुरू वाली क्लास में बताया था कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। लेकिन अगर सरमाया ज्यादा इकट्ठा कर ले तो इस अकाउंट को नहीं छेड़ती, शेयर प्रीमियम में जाते हैं। हम सरमाया इकट्ठा कर रहे हैं या बदले में सब्सिडरी के शेयर बाय कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट डेबिट। अच्छा जी, अब ये फिगर्स तो आप लिख लें 25, 10 और 15। कैसे? 25 रुपए मुझे आएंगे, 25 रुपए के शेयर्स की फेयर वैल्यू, चलें छोड़े, 25 रुपए शेयर्स की फेयर वैल्यू है, 10 इसकी फेस वैल्यू है और प्रीमियम कितना? 15। मुझे बता दें पीटीसीएल को अपने कितने शेयर्स इशू करने पड़े हैं? 3 मिलियन या 30 मिलियन? 3 मिलियन। तो 3 मिलियन शेयर्स मुझे इशू करने पड़े हैं, मल्टीप्लाइड बाय 3 मिलियन शेयर्स, मल्टीप्लाइड बाय 3 मिलियन शेयर्स, मल्टीप्लाइड बाय 3 मिलियन शेयर्स। तो इन्वेस्टमेंट आ गई और मैंने अपने शेयर इशू कर दिए। जी बता दें क्या अमाउंट? 70, 30, 45। ये कोई आपस की ट्रांजैक्शन नहीं है, मैं बता रहा हूं, ये पेरेंट और सब्सिडरी की ट्रांजैक्शन नहीं है, ये पेरेंट की और पुराने ओनर्स की ट्रांजैक्शन है, ये कोई आपस की ट्रांजैक्शन नहीं है। इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करवाएं। इन्वेस्टमेंट डेबिट, बोले बोले बोले, इन्वेस्टमेंट डेबिट 75, इन्वेस्टमेंट डेबिट। और शेयर कैपिटल, सब्सिडरी के शेयर नहीं बढ़ा, ये उसका शेयर है, पीटीसीएल ने अपने शेयर इशू किए हैं 30 और 45। आप बता देंगे इन्वेस्टमेंट्स का टोटल कितना है? 375। ये 375 मैं कहां ले जाऊं? वर्किंग वन में 375। मुझे सब्सिडरी कितने में पड़ी? 370। जो लॉयर को पैसे दिए वो हमने P&L में खर्चों में डाल दिए। अब देखें सारे इधर, ये मक्खन था, इसमें बाल पड़ा था, वो निकाल दिया और इसमें शक्कर डाल दी। और लॉजिक क्या है? इसमें खर्चे पड़े हुए थे, खर्चों को बाहर निकाल दिया, खर्चे डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, खर्चे क्रेडिट कर दिए, यहां से निकाल दिए, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, खर्चे डेबिट। ये 300 हमने सऊदी किंग को पैसे दिए हैं। अब हमने पता है सऊदी किंग को क्या कहे? सऊदी किंग इधर आ, 300 ले लो, 75 वाले शेयर ले लो, 300 पैसे ले लो और 75 वाले शेयर ले लो, यानी 375 की कीमत मैंने लगवाई है तुम्हारी सब्सिडरी की। चलें जी। अच्छा यार, ये अगली लाइन एक लिखी हुई है, अभी तक 12 को मैंने लिफ्ट नहीं कराई असल में। तो अगली लाइन लिखी हुई है एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर करना है। अब ये तो पुरानी एडजस्टमेंट है, एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर करना है। जब एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर करना है तो होमवर्क में माशाल्लाह आप लोगों ने कई दफा किया होगा। मुझे बता दें सब्सिडरी के शेयर कितने हैं? 50 मिलियन। 50 में से हमने कितने खरीदे हुए हैं? 60। तो 40% किसके पास है? इमरान खान के पास। तो 50 इंटू 40% 20 मिलियन। 20 मिलियन शेयर इमरान खान के पास है और इमरान खान अगर एक शेयर अपना बाजार में बेचना चाहे तो कितने का बिक सकता है? 12 का। तो 20 मिलियन में आज निकाल नहीं रहा क्योंकि कई दफा आपको निकलवाया हुआ मैंने। एनसीआई की फेयर वैल्यू, इमरान खान के पास कितने मिलियन शेयर्स हैं? 20 मिलियन। किसके? सब्सिडरी के। लेकिन सब्सिडरी का शेयर बाजार में कितने के? 12 का। 240।
कोई मसला नहीं यार, खैर है। ओके आगे चलें जी। पॉइंट 2, नेट प्रॉफिट दिया हुआ जी 2016 का, पेरेंट का और सब्सिडरी का। एस ने पे किए हैं इंटरिम डिविडेंड 5% 2015 में और 10% 2016 में। अच्छा, पिछली से पिछली क्लास में ना, पिछली से पिछली क्लास में हमने ये वर्किंग की थी। पिछली से पिछली क्लास में ना, आते आते इधर आ जाओ। अच्छा तो इधर आ जाना। पिछली क्लास में हमने वर्किंग की थी। पिछली से पिछली क्लास में ना प्री रिटेन्ड अर्निंग मिसिंग थी, और इधर भी आपके कान खड़े होने चाहिए थे कि अभी तक पहली 2-3 एडजस्टमेंट पढ़ ली हमने, प्री रिटेन्ड अर्निंग मिसिंग है। तो किया क्या था, क्लोजिंग पकड़े थे, प्रॉफिट डाले थे, डिविडेंड डाले थे और ओपनिंग्स निकाल ली थी। हाँ, आज हमने डिविडेंड्स पे जरा फैला के बात कर ली कि डिविडेंड्स में जो है वो कौन से डिविडेंड आते हैं। अच्छा, ये जिस तरह क्वेश्चन 10 में प्री रिटेन्ड अर्निंग मिसिंग थी, तो इस सवाल में भी प्री रिटेन्ड अर्निंग मिसिंग है। तो लिख लें इस सवाल में पहले प्री रिटेन्ड अर्निंग मिसिंग है। अच्छा, उस दिन मैंने एक वर्किंग इंट्रोड्यूस करवाई थी जिसका नाम रखा था वर्किंग 6, मिसिंग फिगर्स इससे निकाला करेंगे। ठीक है जी। अब मैं आपको दे रहा हूं तकरीबन 2 मिनट, कुछ इंफॉर्मेशन ना परेशान करने के लिए मैंने दी है और कुछ इंफॉर्मेशन पिक करने के लिए मैंने दी है आपको। पहले मैं आपको क्लोजिंग आ रही बता दूं कितनी है, 210। ये क्लोजिंग आ रही है। तो आप इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी जो सुबह सुबह आके मैंने आपको समझाई थी वो सामने रखते हुए जरा एस की प्री रिटेन्ड अर्निंग निकाल दें। इन 2 पॉइंट्स को सामने रखें, एस की प्री रिटेन्ड अर्निंग निकाल दें। पूछो यार, कोई सवाल ज़हन में आ रहा है? एनसीआई को पूछो पूछो, परेशान क्यों? एनसीआई की फेयर वैल्यू देखो ना, सब्सिडरी के टोटल शेयर्स 50 हैं। सब्सिडरी के टोटल शेयर्स देखो कितने हैं, 50 हैं। 50 में से 60 हमारे पास है, तो 40%। ये तो पुरानी बातें हैं, इसमें आज कोई नई बात नहीं है। तो 40% इमरान खान के पास है। 50 इंटू 40, 5 4 बार 20। कोई बच्चा सवाल पूछ रहा है, तो 20 मिलियन इंटू 12, पुरानी बात है ना वो तो। 80 आ रहा है। ओके, ये जो अगली क्लास है ना हमारी, उसमें मैंने इंट्रोड्यूस करवानी है वर्किंग 5। तो वर्किंग 5 फिलहाल मैं लिख के काट रहा हूं। वर्किंग 5 भी हमारी पेट वर्किंग होगी एक काम के लिए। अब मैं वर्किंग 6 करवाने लगा हूं, जिसमें कोई मिसिंग फिगर्स अगर हो तो हम निकालते हैं। ओके, जिस तरह मैं चल रहा हूं उस तरह चलिएगा। 31 दिसंबर 16 को सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग कितनी है? 200। मुझे किस दिन की रिटेन्ड अर्निंग चाहिए? 1 जनवरी 16 की। अटेंटिव हो आप लोग, इधर नहीं देख रहे थे, दोबारा देखें इधर। 31 दिसंबर 16 की सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग गिवन है। मुझे चाहिए 1 जनवरी 16 की रिटेन्ड अर्निंग। वर्किंग 6, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में मैं कॉलम सिर्फ बनाने लगा हूं रिटेन्ड अर्निंग का, वो भी सिर्फ सब्सिडरी के लिए। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट इन इक्विटी में बनाने लगा हूं ना, ये बनाने लगा हूं 31/12/16 की। इसमें फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन अगर मैं बात करूं तो ये इसका ओपनिंग होता है 1 जनवरी 16 और इसका क्लोजिंग होता है 31/12/16। इनके दरमियान मैं सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग निकालने लगा हूं। इनके दरमियान प्रॉफिट आएगा 16 का,
ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फाइनल डिविडेंड आ जाएगा 15 का, और ज्यादा हो गया तो इंटरिम डिविडेंड आ जाएगा 16 का। ये सुबह आते आते ही आपको मैंने फॉर्मेट सिखाया था। तो 16 के दरमियान क्या क्या होता है बता दें। प्रॉफिट कमाते हैं हम, 15 के प्रॉफिट फाइनल होके बांटते हैं, और 16 के प्रॉफिट में से भी अगर दिल चाहे तो डिविडेंड दे देते हैं। लेकिन ये सारी डिस्कशन किस अर्निंग के लिए हो रही है? सब्सिडरी के लिए। पेरेंट की डिस्कशन मैंने नहीं करनी, क्योंकि पेरेंट को किसी ने नहीं खरीदा, सब्सिडरी को खरीदा। 31, 12, 16 बैलेंस शीट से देख के बता दें। 2, 10 प्रॉफिट सब्सिडरी का बता दें। पेरेंट के प्रॉफिट को सर में मारने, प्रॉफिट सब्सिडरी का बता दें कितने इस साल का? 180। शुक्र है हमने सवाल में कोई फाइनल डिविडेंड नहीं दिया, हमने पे किया इंटरिम डिविडेंड 5% और 16 के साल में 10%। अब 15 के साल का जो इंटरिम डिविडेंड है वो मैं इग्नोर करूंगा, क्योंकि वो 15 की स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी की चीज है। तो मुझे सिर्फ किस साल का इंटरिम चाहिए? पहले से फॉर्मेट बनाओ ना, तो फिगर्स में अगर ज्यादा फिगर्स भी दे दे तो पिक करना आसान हो जाती है। अगर पहले फिगर्स पढ़ें और फिर फॉर्मेट बनाए तो जरा कंफ्यूजन हो सकती है। पहले से अगर फॉर्मेट नहीं में होना, इधर उधर की फिगर्स देना, तो बंदा कहता है जो 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 अजीब सी फिगर होती है ना, जो सवाल में काम में यूज नहीं करनी होती। मिसाल के तौर पे पेरेंट का प्रॉफिट है, तो इसे हम इग्नोर करते हैं क्या कह के 105 रुपए को, ये कह के हम इग्नोर कर देते हैं। भाई ये किस काम के लिए इसने दिया हुआ जी? कान पे फ्यूज लगाने के लिए। फाइनल डिविडेंड तो है कोई नहीं। शेयर कैपिटल पकड़ें 500। डिविडेंड की परसेंटेज हमेशा शेयर कैपिटल पे लगानी है, कितने परसेंट? 10%, 50। लेकिन ये जो ओपनिंग फिगर आएगी ना, ये बैलेंसिंग आएगी बिल्कुल एहतमाम से। ये आपकी तीसरी होगी आज के दिन की, सुबह से मैं काउंट कर रहा हूं। अच्छा 210 नेगेटिव 180 प्लस 50, ये रिवर्स चलने का तरीका है जी जी। नहीं, वो पिछले साल वाला कह रहे हो? ये वाला तो कहीं जाके अक्टूबर नवंबर में दिया होगा 2016 में। चलें जी, बता दें आज मैं जी मोहतरम पूछो क्या? ओपनिंग और क्लोजिंग देख के बताओ ये साल कौन सा है? 16 के साल में 16 का प्रॉफिट रिकॉर्ड होता है। 16 के साल में दो किस्म के डिविडेंड बांटे जाते हैं, 15 के फाइनल्स जो हो चुके हैं डिविडेंड, और 16 के जो टेंटेटिव या प्रॉफिट्स इंटरिम प्रॉफिट्स हैं वो बांटे जाते हैं। ये दोनों मुझे डिविडेंड्स चाहिए थे। ये वाला डिविडेंड गिवन नहीं था, मैं तो फॉर्मेट बना के चला गया था कि जो चीज आए मैं पुट कर लूंगा। ये वाला डिविडेंड गिवन नहीं था। गिवन क्या था? गिवन कौन सा डिविडेंड था? 15 का इंटरिम और 16 का भी इंटरिम। अब इंटरिम याद रखना कहां जाते हैं? 16 का, यही जो सुबह आती क्लास में बताया था, 16 का इंटरिम 16 में ही जाता है, और 15 का इंटरिम इसी तरह को पिछले साल जो मनी होगी उसमें जा चुका होगा। इतनी सी बात। ये तो मैंने फॉर्मेट शो करने के लिए बताया कि ज्यादा से ज्यादा इस फॉर्मेट में क्या चीजें आ सकती हैं। तो फाइनल डिविडेंड तो सवाल में गिवन ही नहीं है। अगेन आज इस फिगर ने बड़ा रोल लाए, 80 वाली फिगर ने, प्री 80 बड़ा रोला। जी बोलें कितना? 80। ये वर्किंग 6 से आई है। चलें जी, आ जाए भाई इधर। The following table sets out those items whose fair value on was different from their book value, जिनके फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू में डिफरेंस था। मुझे ये बता दें एक्विजिशन डेट की सारी एडजस्टमेंट्स कहां जाती हैं? एडजस्टमेंट अकाउंट में। हमें तो आदत पड़ी हुई थी कि इनकी फेयर वैल्यूज में खेलने की, प्लांट, मशीनरी, लैंड, इनटेंजिबल्स, लेकिन आज किसकी फेयर वैल्यूज दे रहे हैं? इन्वेंट्री की और डेटर के प्रोविजन फॉर बैड डेट की।
These values have not been incorporated in subsidiary की books of accounts. These fair value subsidiary की books में नहीं आई हुई. अब आप मुझे बताएं, आपके दिल में क्या आ रहा है? इन्वेंट्री को मैंने बढ़ाना है या कम करना है? 12 से किस पे लेके जाना है? 6 पे. आप इसे एनआरवी लॉस कहें, जो मर्जी कहें, कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड है एफआरएस 3 और 10, वो इसे रिवैल्यूएशन ही कहता है. उस सारी एडजस्टमेंट्स को रिवैल्यूएशन कहता है. बता दें जी, इन्वेंट्री कम करने की एंट्री. बोलें बोलें बोलें. इन्वेंट्री डेबिट और लॉस रिकॉर्ड करूं या गेन? कम होगी 6 की. रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग, और आगे फिर इन्वेंट्री डेप्रिशिएट नहीं होती. तो बताएं जी क्या फिगर आएगी? 6 क्या कौन सा है? ये वाला 6? ओह नहीं नहीं नहीं, ये वाला 6 नहीं. 12 और 6 का डिफरेंस जो आया 6 वो वाला. सर आपको कैसे पता चला लॉस है? इन्वेंट्री कम हो रही है. इन्वेंट्री कम हो रही है तो लॉस ही आएगा. फिर फेयर वैल्यू कम हो रही है, बुक वैल्यू ज्यादा है, फेयर वैल्यू कम है. तो इन्वेंट्री को क्या करना है? कम करना है. इन्वेंट्री कम करने से लॉस बुक होगा. अच्छा, ये प्रोविजन इसने नेगेटिव साइन के साथ क्यों लिखा है? क्योंकि प्रोविजन जो है ना, असल में डेटा सोर्स ने दिया नहीं हमें. लेकिन आपको पता है प्रोविजंस थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का अकाउंट है. ये एसेट नेचर का अकाउंट नहीं है, ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है शायद, इसलिए इसने नेगेटिव लिख दिया. तो नेगेटिव के चक्कर में ना पड़े. मुझे बता दें, प्रोविजन बढ़ रही है पैसे लेने का रिस्क या पैसे लेने का रिस्क कम हो रहा है? पैसे भागने का पैसे लेके भागने का रिस्क बढ़ रहा है या कम हो रहा है? उसने क्या अंदाजा लगाया हुआ है कितने लोग पैसे लेके भागेंगे अपनी बुक्स में? हमारे ख्याल से कितने लोग पैसे लेके भागेंगे? 24. सब्सिडरी अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या दावा कर रही थी? कितने लोग लेके भागेंगे? 15. हमारा ख्याल है कितने लेके भागेंगे? 24. आपको क्या लग रहा है, नुकसान बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए? नुकसान बढ़ाना चाहिए. चलें जी, नुकसान आप बढ़वाएं मेरे से. लॉस डेबिट, नुकसान बढ़वा दें. लॉस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट. एक्सेलेंट. प्रोविजन क्रेडिट, लॉस डेबिट, प्रोविजन बढ़ रही है ना, तो क्रेडिट नेचर का अकाउंट है. तो प्रोविजन, बैडेड एक्सपेंस लिख दो. बैडेड एक्सपेंस इन वर्किंग 1 लिख दो, रिवैल्यूएशन लॉस ना लिखो. बहरहाल आईएफआरएस 3 और 10 जो है कंसोलिडेशन जब भी हो रही हो सबके लिए रिवैल्यूएशन लॉस क्लॉज यूज करता है. ओके. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट. क्लियर? कितने से? 9 से. ये 24 की एंट्री कर लें. पेपर में एंट्रीज करनी नहीं है, बस ये अपने समझने के लिए मैं कर रहा हूं इधर. वर्किंग 1 नहीं, नई वर्किंग की जरूरत नहीं है, बस इसी तरह डायरेक्ट. यार अब एक मसला आता है बच्चों को कि इस एंट्री की पोस्टिंग में थोड़ा मसला आता है. इस एंट्री की पोस्टिंग में मसला नहीं आता, इस एंट्री की पोस्टिंग में मसला आता है, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट वहां नजर नहीं आ रहा होता. इन्वेंट्री तो चलो करंट एसेट्स में पड़ी होती है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट नजर नहीं आ रहा होता. तो आज एक बात मैं करने लगा हूं, यार एक एंट्री होती थी ना, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट. तो कभी कभी टीचर कहते थे इसको काट के डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट कर दो, एसेट को बुक वैल्यू पे ले आओ. तो 100% उसी मेथोडोलॉजी पे अगर मैं एंट्री कर रहा हूं रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, तो प्रोविजन को काट के डेटर लिख देता हूं. और एक बात याद रखिएगा, हमेशा होता भी ऐसा ही है. कैसे? प्रोविजन बढ़ रही है, प्रोविजन बढ़ने का मतलब है डेटर कम हो रहे हैं. लॉजिक. प्रोविजन बढ़ने का मतलब है डेटर कम हो रहे हैं. लेकिन प्रोविजन मुझे नजर नहीं आ रही, तो ये जरा मैं काटूंगा, मुझे टफ होगी जरा पोस्टिंग. आसान पोस्टिंग के लिए मैंने इसको स्लैश जरूर लिखना है आपने, लेकिन ये पे और अब एंट्री बन गई. बोले प्रोविजन बढ़ने का क्या मतलब होता है? प्रोविजन बढ़ने का क्या मतलब होता है? डेटर कम हो रहे हैं. जैसे डेप्रिसिएशन में क्या करते थे? डेप्रिसिएशन में अकोमोडेशन क्रेडिट करते थे, लेकिन टीचर कहते थे सोचो एसेट ही तो कम हो रहा है ना. आप कहते थे हाँ डिफरेंट की वजह से एसेट कम हो रहा है. तो इसलिए ये थोड़ी सी ना एंट्री जरा पोस्टिंग इसकी समझनी थी, और वो आपको समझ आ गई. अब इन दोनों एंट्रीज को पोस्ट कर दें. बेचारी सब्सिडरी की इन्वेंट्री भी नुकसान में जा रही है और इसके डेटर भी ज्यादा पैसा लेके भागेंगे. तो 6 रिवैल्यूएशन लॉस इन्वेंट्री, कोई मसला ही नहीं. रिवैल्यूएशन लॉस इन्वेंट्री पे कितना? 6. रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट. अगली एंट्री बताएं जी. हाँ, इसकी डेबिशन वगैरह नहीं होती, आपको पता है. रिवैल्यूएशन लॉस किस पर? डेटर्स पर. लॉस डेबिट और डेटर क्रेडिट. एंट्री देख लें जी. देखें, लॉस डेबिट इन्वेंट्री, लॉस डेबिट इन्वेंट्री, लॉस डेबिट डेटर क्रेडिट, लॉस डेबिट
डेटर क्रेडिट। ओके बता दें जी 0.5 पढ़ के कि रिसीवेबल पेएबल में कितना पड़ा हुआ है। आज तो जल्दी खत्म हो गया सवाल। 0.5 पढ़ के बता दें रिसीवेबल पेएबल में कितना पड़ा हुआ है। कैलकुलेटर पकड़े ना, जरा बताएं कितना पड़ा है रिसीवेबल पेएबल में आपस का। 9 और कोई राय? 6 9 ये 6 वाले तो पता नहीं तौबा कर लें। ये 6 वाले को जी 6 वाले तौबा कर लें, ज्यादा 6 नहीं आ रहा। 9 18 वाले ज्यादा हैं। ये जो एडजस्टमेंट है ना मोहतरम, ये मैंने आपको कल जाते हुए बताई थी कि कभी कभी पेरेंट सब्सिडरी को कोई सर्विसेज दे देता है। इस एडजस्टमेंट में मेरा मशवरा ये है कि इस एडजस्टमेंट को पढ़ रहे हो आप, बैक एंड पे सोच रहे हो कि पेरेंट ने सब्सिडरी को कोई बिल्डिंग किराए पे दी हुई है, इस तरह पढ़ रहे हो, बड़े आसानी से समझ आ जाएगी। सर्विसेज देना छोड़ने पड़े, बैक एंड पे में ये सोच रहे हो कि पेरेंट ने सब्सिडरी को बिल्डिंग किराए पे दी हुई है। ऑन यकम अप्रैल 16 को एक मुआहिदा साइन हुआ बिल्डिंग देने का, अंडर विच पी वुड प्रोवाइड बिल्डिंग, समझने के लिए, जिसमें तय क्या हुआ, पी क्या देगा किसको, एस को, पी एस को बिल्डिंग देगा। तो किराया किसने देना है फिर, एस ने। साल का किराया कितना तय हुआ है, 36। साल का किराया कितना तय हुआ है, 36। यार इधर देखें, ये है हमारा साल और ये है ट्रांजैक्शन का साल, ऐसा ही है ना। ये हमारा साल है, ये यकम अप्रैल 16 से यकम अप्रैल 17 ये ट्रांजैक्शन का साल है। अब थोड़ा सा मैं टाइम दोबारा दे रहा हूं, जिन लोगों ने कोई फिगर इधर उधर की निकाली थी, अब वो अगली लाइन पढ़ के ट्राई कर लें। 9 पे कितने लोग आ गए, हाथ खड़ा करके बता दें। ओके अच्छा जी, अब यार पेमेंट्स का ना सवाल ही बताया करेगा, हमें इल्हाम नहीं हो सकता। पेमेंट अरेंजमेंट कई हो सकते हैं। साल का कितना रेंट है, 36। हो सकता है हर महीने किराया पे हो रहा हो, सही है कोई मसला नहीं। हो सकता है साल के बाद एक ही दफा 36 हमने यहां देने हो सकता है 3 महीने बाद किराया पे हो रहा हो सकता है 6 महीने बाद हो रहा हो। अब हमें नहीं पता, सवाल आगे पढ़ के बता ही सकते हैं कि सवाल में क्या हुआ है। बहरहाल जितना पे हो गया ना इस साल, उसकी टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में पड़े होते हैं रिसीवेबल पेएबल, उनको सिर्फ कैंसिल करना होता है। द पेमेंट वुड बी मेड इन 2 इक्वल किस्तें, इसका मतलब है सेमी एनुअल है। 2 किस्तें साल में पे करनी है, तो 36 की 2 किस्तें बनाएं, जरा कितनी की बनेंगी 18। वो अकाउंटिंग की कोई बातें नहीं पूछना, सादा सी बातें होती हैं। 36 की 2 किस्तें बनाएं। यार आप एक जगह बैठा करो, कभी इधर बैठे तो कभी इधर, जरा कंसिस्टेंसी नहीं रहती। अच्छा तो बताएं जी, 36 की 2 किस्तें कितनी बनी, 18। तो 18 की किस्त बन गई। द पेमेंट वुड बी मेड इन 2 किस्तें, पेमेंट होगी 2 किस्तों में। एरियर का मतलब है पहले आप बिल्डिंग हमें किराए पे देंगे, हम इस्तेमाल करेंगे 6 महीने, 6ठे महीने के बाद आपको किराया देंगे। ऑन यकम अप्रैल एंड ऑन यकम अक्टूबर। ये ना उल्टा लिखा है इसने, उल्टा लिखा है। कहते हैं 1 यकम अप्रैल को पे होगा, 1 यकम अक्टूबर को पे होगा, लेकिन यार हमारे मुताबिक तो पहला यकम अक्टूबर को पे होगा ना, हमारे मुताबिक तो पहला यकम अक्टूबर को पे होगा। एरियर का मतलब ये होता है पहले मैं 6 महीने बिल्डिंग यूज करूंगा तेरी, फिर तुझे 6ठे महीने के एंड पे नहीं, तुझे 7वें महीने के पहले दिन किराया दे दूंगा। तो बता दें कितने महीने का किराया पे हो जाएगा, 6 महीने का। और इस 6 महीने का कब पे होगा, इधर। लेकिन मैं तो यहां पे खड़ा हूं, यहां पे खड़ा होके मुझे बताएं, इधर खड़े होके कोई पागल कहता है कि अगले साल का बिजली का बिल पेएबल रिकॉर्ड कर लो। कभी सुना आपने जिंदगी में? 31 दिसंबर को खड़े हैं, अबू अगले महीने जनवरी में बिल आने, अम्मी अगले महीने फरवरी में बिल आने, भाई अगले महीने मार्च में बिल आने, बहन अगले महीने अप्रैल में बिल आने, चाचू अगले महीने मई में बिल आने। वो तो पेएबल नहीं बुक होते ना। पेएबल कौन से बुक होते हैं, जितनी सर्विस आपने इस्तेमाल कर ली है।
तो यहाँ खड़े होकर अगले पेबल्स बुक नहीं होते कि यहाँ खड़े होकर आप कह रहे हो सीए फाइनल की फीस पेबल है। हद होगी यार, पहले बोला 2000 तो जमा करा दो, इस साल जमा कराने। अच्छा, तो यहाँ खड़े होकर मुझे बता दें आपने कितने महीने उसकी बिल्डिंग इस्तेमाल कर ली? 3 महीने। तो 6 महीने के किराया तो आप दे चुके हैं यकम अक्टूबर को। अगला किराया कब ड्यू है? मैं पता है ये क्यों कह रहा था उसने उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा मैं इसलिए कह रहा था उसने लिखा हुआ है कि जरा मेरी समझ नहीं, बात समझिएगा। असल में यकम अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो उससे बताना चाहिए था पहले यकम अक्टूबर को पे हो रहा है फिर यकम अप्रैल को पे हो रहा है। तो थोड़ा सा इससे अजीब सा करके उसने लिख दिया कि पहले यकम अप्रैल और यकम अक्टूबर को पे होने, बस उसने ये तारीखें बताई हैं। तो अब मुझे बता दें, मैंने जब यकम अप्रैल को घर किराए पे ले लिया उससे, तो मैंने जो क्या कहते हैं किराया देने वो एरियर में देने। एरियर का क्या मतलब है कि ईयर एंड पे नहीं, 6 मंथ एंड पे। तो 6 मंथ एंड पे वो मेरे से किराया मांगेगा, मैं 7वें महीने के पहले दिन कहूंगा ये पकड़ किराया। तो यहां खड़ा होकर मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ कि 6 महीने का किराया दे चुका हूं। यहां खड़े होकर सिर्फ कितने महीने के लिए लाइबल फील करूंगा? अब 3 मंथ्स का आप जैसे मर्जी निकालें। मेरा मशवरा है कि 36 को डिवाइड कर दें 12 से और मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो 3 महीने का पेबल आ जाएगा। ये एक्रूवल्स की एडजस्टमेंट्स हैं जो इंट्रो की क्लास में कराई जाती थी। ओके, हम ये अज्यूम करते हैं कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी हुई है और सारे रिसीवेबल पेबल बुक हो गए हुए हैं। ये बात भी याद रखिएगा, फिर ही इनको हम कैंसिल करने लगे हैं। तो अब आप बता दें जी एंट्री क्या बनेगी? 36 को पहले ये 12 महीने के, 12 में से 3 महीने की तो हमें टेंशन ही कोई नहीं, वो तो अगले साल के हैं। 6 का पे कर दिए और 3 का स्टिल पेएबल है। तो 36 डिवाइड बाय 12 ज़रब 3, ये किस किस महीने की मुझे टेंशन हो रही है? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की। अमाउंट क्या आ गई? इस 9 की एंट्री बता दें। पहले शोहर को कहें तूने पैसे नहीं लेने, रिसीवेबल क्रेडिट। बीवी ऑटो पे लगी होगी, क्या बोलेगी? मैंने कौन सा किराया देना था बिल्डिंग का? पेएबल डेबिट। तो एडजस्टमेंट थोड़ी सी लंबी होती है लेकिन फिगर बड़ी आसान सी होती है, जो थोड़ी हिम्मत करके निकालनी होती है और उसकी पोस्टिंग करनी होती है। अब बता दें जी कितना निकालें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में से? 9 और 9। अच्छा, ये 9 और 9 कुछ और है, ये वाला 9 कुछ और था, इसलिए मैं इस 9 को यहां शो कर देता हूं ग्रीन मार्कर से। -9 -9। और ना समझने के लिए ऐसे लिख लिया करें, मैनेजमेंट फीस। वैसे तो ये घर जाके एमएफ भी समझ नहीं आता, ये भी मुझे पता है, लेकिन समझने के लिए लिख लिया करें मैनेजमेंट फीस। ये 9 रुपए कौन से वाले हैं? मैनेजमेंट फीस वाले हैं। इस तरह की एडजस्टमेंट हमने की भी, इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट पेएबल की, उसी तरह की एडजस्टमेंट है। ओवर तो नहीं, अभी देखो गुडविल पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, फिर आगे चलते हैं। गुडविल पॉजिटिव आ रही है, जी बोलें। 35 और गुडविल 5, गुडविल एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट और गुडविल डेबिट। कितना जी? 35। डायरेक्टिव बता दो कितने? 78, 52। इन दोनों को सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग में पेरेंट का भी हिस्सा है, सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग में इमरान खान का भी हिस्सा है। 31, 292। ओके, हाँ टोटल्स करवा दें जी। 4232 2824 7091 101 775 272 GCRE 3178 290 1571। नहीं, घर से तो नहीं करके लाया था, ये अब कमरा ही घर सा लगता है, रोजाना आके जाने को दिल ही नहीं करता इधर से आपका, इसलिए कभी कभी रूम 1 में ले जाते हैं आपको। Do not close the things, 5 minutes are left.
हाँ जी, भाई कैमरा इधर लाएं। ये डाटा है आपके सामने, इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लें और मुझे 2 एंट्रीज कर दें, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट और शेयर इशू करने वाली, ये दोनों एंट्रीज अलग अलग कर दें। ये ना ऊपर सब्सिडरी की बैलेंस शीट है, ऊपर सब्सिडरी की क्या है, बैलेंस शीट है। आज जो हमने नया कॉन्सेप्ट सीखा है वो बता दें, सब्सिडरी की बैलेंस शीट है, इसमें सब्सिडरी का शेयर कैपिटल आ रहा है। ये बैलेंस शीट है, किसकी बैलेंस शीट, सब्सिडरी। $700 कर लो। करेंगे हिम्मत, इंशाल्लाह हो जाएगा, सब हो जाएगा। क्या कल वाले होमवर्क में वो अगली क्लास में कर लेते हैं, आखिरी वाली ना, वो जो रिसीवेबल पेएबल वाली, पुत्र शुतर वाली, वही वाली ना, वो फिर कर लेते हैं अगली क्लास में। डन हो गया मेरा आपका। पुत्र और शुतर के रिसीवेबल पेएबल की वाली एक एंट्री है, वो मैंने समझानी है, वो अगली क्लास में कर लेते हैं। वैसे तो समझ आ गई होगी, लेकिन उसकी अंग्रेजी थोड़ी मुश्किल है, पोस्टिंग समझ आ गई होगी। भाई पहली एंट्री बता दें, हमने सऊदी किंग को कितने पैसे दिए, इन्वेस्टमेंट डेबिट 20 मिलियन, ये बात समझ आ गई। अब एक वर्किंग करनी है आपने मेरे साथ हिम्मत करके, अल्लाह करे आपसे हो जाए। एंट्री की जगह मैंने छोड़ दी है। दूसरी एंट्री आज क्या पड़ी है, इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल और शेयर होगी। दूसरी एंट्री हाथ खड़ा करें, एक्सेलेंट। 40-50% बच्चों से होगी एंट्री, बाकी भी कर लें, 1 मिनट और दे रहा हूं। अच्छा जी, सब्सिडरी की बैलेंस शीट में सब्सिडरी का शेयर कैपिटल कितना आ रहा है, 700 मिलियन। इसका मतलब है 70 मिलियन शेयर्स टोटल हैं सब्सिडरी के। 70 मिलियन में से हमने कितने परसेंट बाय कर लिया है, 70%। 70 मिलियन में से कितने बाय कर लिए, 70%। तो कितने बाय कर लिए, 49 मिलियन शेयर्स मैंने बाय कर लिए हैं सब्सिडरी के। तो मुझे कितने शेयर सब्सिडरी के आएंगे, 49 मिलियन शेयर्स। अरेंजमेंट ये हुआ है सऊदी किंग के साथ कि मैं तुम्हें 20 मिलियन दे देता हूं, पी पेड 20 मिलियन, किसको, सऊदी किंग को। अब किसी कोई बोलता ना सब्सिडरी जूता उतरना था, पी ने सऊदी किंग को 20 मिलियन दे दिए और इशू किए अपने 2 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर ऑफ, उधर से 5 आ रहे हैं, इधर से 2 शेयर आ रहे हैं। क्लियर। पी शेयर की फेयर वैल्यू कितनी है, अब पता चला पी के शेयर की फेयर वैल्यू कितनी होती है। अब वो वर्किंग जरा करवाएं, वर्किंग को मैंने आसान करवा दिया आपके लिए, अगर आप समझें वर्किंग बहुत आसान करवा दी आपके लिए। मैंने क्या 49 मिलियन इधर लिख लिया करें, और पेरेंट के कितने शेयर्स हैं, पेरेंट के कितने शेयर्स हैं,
2 और सब्सिडरी के, तो इसको डिवाइड कर दें 5 से और मल्टीप्लाई 2 से, नीचे सब्सिडरी के ऊपर पेरेंट के। कितना मैंने यही किया, डिवाइड बाय 5 इंटू 2, 19.6 मिलियन शेयर्स, 19.6 मिलियन शेयर्स। अब जी ये कितने रुपए हैं, 19 रुपए। फेस वैल्यू कितनी है, तो प्रीमियम नो, ये तो एक शेयर की जनरल एंट्री हुई या 19.6 मिलियन शेयर्स की, एक शेयर की जनरल एंट्री। इसे मल्टीप्लाई किससे करें, 19.6 से जी, टोटल बता दें 372.190 170 6.4 जी। कितना मैंने यही एंट्री की थी, बस जबरदस्त हो गया। ये असल में आज का मेन कॉन्सेप्ट था, बाकी तो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट थे। और होमवर्क आपका ना सिर्फ एक सवाल है, पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 1, वो निकाल लीजिएगा, 10-15-20 मिनट लगेंगे। पास पेपर क्वेश्चन 1